हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान के नोट्स देखने जा रहे हैं एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तुम्हारा राजपूत। जो दिल्ली है वो किसके अंडर में कैपिटल बनी थी? तुम्हारा राजपूत से। हु डिफीटेड बाय द चौहान, जिसको चौहान ने हरा दिया था, जिसको हम नाम देते हैं चाहमनास ऑफ अजमेर। Next is the transformation of the Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultan at the beginning of the 13th century. दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारा जो है 13th सेंचुरी में एरिया कवर किया था एंड पूरा कवर नहीं किया था, कुछ ही सब कॉन्टिनेंट्स इनके अंडर में आए थे। नेक्स्ट अभी एक मैप दे रखा है जो आपकी बुक में है। इस मैप में क्या है? सेलेक्टेड सुल्तान सिटीज ऑफ द दिल्ली 13-14 सेंचुरी। अब जो इसमें ये पूछा नहीं जाएगा ये मैप, बट जो उन्होंने एरिया कवर किया था वो इस मैप में आपको मार्क्ड है। नेक्स्ट है ओके द रूलर्स ऑफ द दिल्ली। दिल्ली के कितने रूलर्स थे, कैसे रूल किया था, कब से कब तक रूल किया था उन्होंने। फर्स्ट है तुम्हारास अर्ली ट्वेल्थ सेंचुरी 1165। फिर चौहान्स ने कब तक रूल किया था? 1165 से 1192 तक। एंड उसी आसपास पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक रूल किया था। फिर है स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 तक। नेक्स्ट है खलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। फिर तुगलक डायनेस्टी है जिसने 1320 टू 1414। सैयद डायनेस्टी है 1414 1451। लोधी डायनेस्टी है 1451 टू 1526। ये डेट्स तो बहुत है बट आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप फोटोज देख रहे हो, आपके बुक में भी दे रखा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका नेम होगा इल्तुमिश टर्म, और फिर ये वाला जो है ये वाला इसका नेम है फिरोज शाह तुगलक स्टॉर्म, एंड ये जो है अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्या पता कुछ लोगों को कुछ स्कूल्स में पेपर्स में पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है, तो उसमें ये आपको पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है अबाउट द दिल्ली सुल्तान। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनसे हमें जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। फर्दर वैल्यूएबल सोर्स आर हिस्ट्रीज। तारीख, तारीख को हम सिंगुलर बोलते हैं एंड जब प्लूरल हो जाता है तो उसी को हम तारीख बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री के सोर्सेज से क्या क्या तारीख थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये जो तारीख और त्वारीख है इसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। द ऑथर्स ऑफ द त्वारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड courtiers who both recounted events and advised rulers on the governments, emphasizing the importance of just rule. अब यहाँ पर क्या होता है, जो त्वारीख थे उसके ऑथर्स कौन थे? सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स, ये सब जो है तारीख में लिखते थे। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट, ये आपके बुक में एक दे रखा है ABCD कर, ठीक है। ये A है, ये B है, फिर ये C है एंड ये वाला D है। तो इसके 4 स्टेजेस क्या है? सबसे पहले तो पेपर बनता था, प्रिपेयरिंग द पेपर। फिर दूसरे में टेक्स्ट लिखा जाता था। फिर तीसरे में गोल्ड को मेल्ट कर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कोई भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता था राजा के बारे में, जो भी वो लिखते थे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वगैरह रहते थे उसको गोल्ड से हाईलाइट कर देते थे। आज तो आप हाईलाइटर यूज़ करते हो, पहले गोल्ड का यूज़ किया जाता था। फिर उसकी बाइंडिंग करती जाती थी, एक बुक बना ली जाती थी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना, ये ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ द जस्टिस। फकीर ई मुद्दाबीर रोट इन द 13th सेंचुरी। अब एक सर्कल ऑफ जस्टिस है जो इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये आपके बुक के पिंक पैराग्राफ में दे रखा है। एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सारे पिंक पैराग्राफ जो पिंक बॉक्सेस होते हैं, ग्रीन बॉक्सेस होते हैं, येलो बॉक्सेस होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। सबसे पहले इसमें आपको पिंक जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको मैंने आपको ईजी फॉर्म में यहाँ बता दिया है। किंग क्या है? सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। सोल्जर्स सैलरी के बिना नहीं रह सकते। सैलरी किससे आती है? टैक्स से लेकर आती है। टैक्स कौन देता है? टैक्स देते हैं पीजेंट। और पीजेंट टैक्स कब देंगे? जब वो खुश रहेंगे किंग से। और किंग से वो खुश कब रहेंगे? जब किंग ऑनेस्ट रहेगा, जस्टिस देगा, न्याय करेगा, हमेशा सच बोलेगा, तब जो है पीजेंट्स किंग को क्या देंगे? टैक्सेस देंगे, और फिर किंग अपने सोल्जर्स को देगा। तो ये पूरा सर्कल ऑफ जस्टिस है, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय का गोला, ठीक है, न्याय का सर्कल। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। अब दिल्ली सुल्तान कैसे बढ़ा? In the early 13th century, the control of the Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrison. 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल है वो गैरिसन टाउन्स
की तरफ हुआ, उन्होंने इन सब चीज़ों को कैप्चर किया 13th सेंचुरी में। फिर नेक्स्ट है दिल्ली अथॉरिटीज वॉज चैलेंज बाय द मंगोल्स एंड बाय द गवर्नर्स हु रिबेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीक। तो दिल्ली की अथॉरिटी किसके पास थी? इब्राहिम लोदी के पास थी, जो मंगोल्स ने उस पर हमला किया था उसकी सुल्तान की वीकनेस देखकर। द एक्सपेंशन, बेसिकली राजा वगैरह यही करते हैं, ठीक है, जैसे उनको कोई वीकनेस पता लग जाती है, कुछ पता लग जाता है तो वो हमला कर देते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान टुक प्लेस अंडर द रिंग ऑफ द बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड द मोहम्मद तगलक। और दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन कब बढ़ा? बेसिकली बलबन, अलाउद्दीन खलजी और जब मोहम्मद तुगलक का रूल चल रहा था तब जो है दिल्ली सुल्तान का एक्सपेंशन हुआ था बेसिकली, और बाकी टाइम भी हुआ था बट इस टाइम पे ज़्यादा हुआ था। अब ये नेक्स्ट है, ये मैप है। अब ये मैप क्या बता रहा है? मैप आपको थोड़ा जो बहुत सारे मैप है, ठीक है, तो जो स्कूल में आपको मैप करवाया जाता है वो आपको उस पर फोकस करना है। मैप टू मेजर सिटीज कैप्चर बाय द शमशुद्दीन इल्तुमिश। तो ये वो वाली सिटीज़ हैं जो जिनको किसने कैप्चर किया था? शमशुद्दीन इल्तुमिश ने कैप्चर किया था। ओके ओके नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या कंसोलिडेशन किसके अंडर में आ गए? खलजी और तुगलक के अंडर में कितने एडमिनिस्ट्रेशन आए, क्या क्या हुआ? ओके, टू हैव द रेबेलियन रिलायबल गवर्नर्स द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुमिश, जो स्पेशली इल्तुमिश थे, बहुत सारे दिल्ली सुल्तान थे, स्पेशली इल्तुमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव परचेज्ड फॉर द मिलिट्री सर्विस कॉल्ड द बंदागन इन द पर्शिया। ये जो राजा थे ज़्यादा से ज़्यादा फेवर किसको किया करते थे? स्लेव्स को फेवर किया करते थे, ठीक है। एंड क्या क्या परचेज किया जाता थे? मिलिट्री सर्विस, जिसको हम क्या कहते हैं? बंदगन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, आप इसको कुछ और कह सकते हो, तो ये है, ठीक है, इन पर्शियन में। The Khaljis and Tughlaqs continue to use the Bandagan and also raised people of the humble birth. Khaljis और तुगलक कंटिन्यू इस बांदगन, ये जो मिलिट्री सर्विस है, इसको यूज करते रहे एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ द हम्बल बर्थ हु वर द क्लाइंट्स टू हाई पोजीशन लाइक द गवर्नर्स एंड जनरल्स। अब जैसे गवर्नर्स और जनरल्स की फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको जो है ये बढ़ावा दे रहे थे। द खलजीज एंड द तुगलक्स अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज अ गवर्नर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द वेरिंग साइजेस। जो खलजी और तुगलक्स थे उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए एज अ गवर्नर, ठीक है, तब ऐसे मिलिट्री कमांडर को गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया, ठीक है, टेरिटरीज। अब जैसे अलग अलग साइजेस की टेरिटरीज हैं तो उनमें किसको अपॉइंट कर दिया गया? गवर्नर को एज अ मिलिट्री कमांडर। नेक्स्ट, दीज लैंड्स वर कॉल्ड द इक्तास, और जिस लैंड को ये कंट्रोल करते थे कौन? ये गवर्नर्स, इसको हम कहते थे इक्ता, और जो इनके होल्डर्स होते थे उनको मुक्ति कहेंगे या फिर इक्तादर। The duty of the mukti was to lead the military campaigns and maintain the law and order in their iktas. इनका काम क्या होता था? इन गवर्नर्स का, या फिर मैं कहूँ कि इन मुक्ति का, ठीक है, या इन इक्तादर का काम क्या होता था कि अपनी ड्यूटी निभाना, ठीक है, अपनी मिलिट्री कैंपेन्स का ध्यान रखना, जितने भी लॉ और ऑर्डर है उसका अच्छे से पालन करना। नेक्स्ट है, इन रिटर्न मुक्तिस कलेक्ट द रेवेन्यू। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बट इसी में सब कवर हो जा रहा है। मेरा ये वाला नोट का वीडियो मेरे हिसाब से यही 2 स्लाइड होगी जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। इन रिटर्न्स मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ द असाइनमेंट एज अ सैलरी। फिर मुक्तिस क्या करते थे? अब ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं लैंड वगैरह को, तो मुक्तिस क्या करते थे? एज अ सैलरी, उनकी सैलरी क्या होती थी? रेवेन्यूज कलेक्ट करना, रेवेन्यूज टैक्सेस कलेक्ट करना। दे ऑल्सो, और फिर उसी रेवेन्यूज से वो अपने सोल्जर्स को भी पैसा देते थे। स्टोरी समझ आ रही है ना? यहाँ से ये पूरी ऐसे ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे तो अलग सी बात हुई। खलजीज और तुगलक क्या करते थे? मिलिट्री कमांडर्स, गवर्नर्स को मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट कर देते थे अलग अलग लैंड पे। उन अलग अलग लैंड को हम इक्ता कहते थे, और ये जो गवर्नर्स होते थे इनको मुक्ति और इक्तादर कहते थे। इनका काम क्या होता था? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर्स, अपने अपने इक्ताज में, अपने अपने ज़मीन पे, अपने अपने लैंड पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन करके रखना। फिर मुक्तिस क्या करते थे? इसके बदले में रेवेन्यूज अपनी सैलरी के तौर पर रेवेन्यूज लिया करते थे, और इसी रेवेन्यू से वो अपने सोल्जर्स को भी पेड करते थे। Under Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq accountants were appointed to check the amount collected by the muktis. अब इनका अमाउंट भी तो चेक होना चाहिए कि इन्होंने अच्छे से कलेक्ट किया है कि नहीं, किसी से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है, तो ये चेकिंग भी होती थी। As Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under the control, they forced the Samantas and the rich landlords to accept their authority. सो जैसे ही दिल्ली सुल्तान जो है ब्रॉड द हिंटरलैंड अपनी सिटीज़ में अपने अंडर ले आया हिंटरलैंड को, तो उन्होंने समानतास को और जितने भी रिच ज़मींदार थे उनको फोर्स किया कि आपको ये मानना पड़ेगा या आपको ये अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। द अटैक ऑफ द मंगोल्स, अब जैसे हमने पढ़ा भी कि मंगोल्स ने अटैक किया था, तो किसके अंडर में किया था? जंगेज खान फोर्ट। तो जंगेज खान ने खलजीज को फोर्स किया एंड तुगलक्स को टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन द दिल्ली, की दिल्ली में एक बहुत बड़ी आर्मी नियुक्त की जाए, ठीक है, रखी जाए तरीके से। ओके, सो ये नेक्स्ट क्या है? द मॉस्क्यूज वॉज, अब यहाँ पर ये फोटो जो है इसके साइड में बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रखा है, तो मुझे उस पैराग्राफ में से ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने ये आपको लिखवा दी।
द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज्ड बाय द इल्तुतमिश एंड द अलाउद्दीन खिलजी। ये जो आपको मॉस्क्यू दिख रहा है, ठीक है, मॉस्क्यू ये किसने बिल्ड किया था? द मीनार, और ये मीनार किसने बिल्ड किया था? दो सुल्तान ने बिल्ड किया था, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड एक है इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट, द सुल्तान इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, ठीक है, 15 और 16 सेंचुरी में सुल्तान का यहाँ पर आपको बता रखा है कि कैसा रूल क्या है। द तुगलक सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी रूल्ड। अभी देखो पूरी डायनेस्टी ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पूरा देखो, अभी हमको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हम पूरा पढ़ रहे हैं। अब हम किस पे आ गए? खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस डायनेस्टी पर आ गए, मतलब चैप्टर खत्म होने की कगार पर आ गए, ठीक है। ओके, सो यस, द तुगलक सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी, उन्होंने कब रूल किया था? दिल्ली और आगरा में रूल किया था 1526 तक। बाय द जानपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और जो पूरा साउथ इंडिया था, उनके खुद के रूलर्स थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, हु हैड एस्टेब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट एंड द प्रॉस्परस कैपिटल। जो बहुत अच्छे से स्टेट्स चल रहे थे, उनके बहुत अच्छे कैपिटल्स थे, बहुत अच्छे से स्टेट चल रहा था, ठीक है, इन एरियाज में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये थे इंडिपेंडेंट रूलर्स के एरियाज। न्यू रूलिंग डायनेस्टी लाइक अफगान्स, राजपूत ऑल्सो रोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम पे अफगान और राजपूत, ये न्यू डायनेस्टीज एमर्ज होने लग गई, ठीक है। इन 1526, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन 1526 मुगल्स एस्टैब्लिश देयर एम्पायर, दो फॉर अ ब्रीफ पीरियड सूरी डायनेस्टी रूल्ड इन दिल्ली, ठीक है। 1526 में मुगल ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया, और सूरी डायनेस्टी जो थी, भले ही छोटे टाइम के लिए, बट उन्होंने दिल्ली में रूल किया था 1540 टू 1555 तक, सूरी डायनेस्टी ने। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द रोल मॉडल फॉर द अकबर, द मुगल एम्पर, ठीक है। इनका जो ये अब हमने देखा ना, मुगल्स ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया था, मुगल एम्पर ने, अकबर ने, ठीक है, तो फिर इनका रोल मॉडल बन गया। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर से, वो देख लेते हैं। इक्ता क्या होता है? अब सुल्तान के टाइम पे क्या होता था, नोबल्स को लैंड जो है गिफ्ट में दी जाती थी, इन लैंड्स को हम इक्ता कहते थे। एंड जो इसके नोबल्स जो होते थे, जो इसको इनके अंडर में मतलब काम करते थे, अंडर में काम करने का मतलब अभी मैंने बताया था, जो इनके लैंड होल्डर्स थे, यस, तो उनको हम कहते थे इक्तादर। नेक्स्ट है तारीख, क्या होता है? तारीख सिंगुलर वर्ड होता है, त्वारीख प्लूरल वर्ड होता है हिस्ट्रीज में, ठीक है। जैसे तारीख मतलब डेट्स जिसको आप कहते हो, ठीक है, विच आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें कितना कुछ पता लगता है कि किस राजा ने कब तक रूल किया है। दीज वर रिटन इन द पर्शियन, इनको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के अंडर में लिखा जाता था। फिर नेक्स्ट है गैरिसन, गैरिसन मैंने आपको बताया था, अ टाउन फोर्टिफाइड, जिसको रिच लैंड लॉर्ड्स को इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ा था। अ टाउन फोर्टिफाइड विद द सेटलमेंट ऑफ द सोल्जर वॉज नोन एज द गैरिसन टाउन। एक टाउन, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ सोल्जर्स के सेटलमेंट के लिए होता है, इसको हम कहते हैं गैरिसन टाउन। मंगल्स, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगल रूलर्स, मंगल रूलर के डिसेंडेंट थे, जैसे जंगेज खान, मंगल रूलर्स हु हैड रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ द चाइना, जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया में रूल किया था। अब जैसे इस कीवर्ड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मंगल्स क्या है, इस कीवर्ड में ये इंपॉर्टेंट है कि जंगेज खान एंड मंगोलियन रूलर ने कौन से पार्ट्स रूल किए थे, ठीक है, तो ये मार्क कर लो। जेंडर, जेंडर क्या होता है? द वे ऑफ द ईच सोसाइटी प्रिसीव व्हाट अ मैन इज एंड व्हाट अ वुमेन, जिसमें कहते हैं कि हर सोसाइटी का होता है कि मैन क्या है, वुमेन क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको हम जेंडर कहते हैं, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा। इट इज मोर देन द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, बायोलॉजिकल डिफरेंस से आगे, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारे तो वुमेन्स के जो होते हैं वो हेयर होते हैं एंड बॉयज़ के नहीं होते, तो ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। इसके आगे, ठीक है, कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या उनके रोल होते हैं। नेक्स्ट है खाराज, अ टाइप ऑफ टैक्स, एक टाइप का टैक्स होता है ऑन अ कल्टिवेशन एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, जो पीजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं उसका 50%, ओके। सो गाइस, आप डिस्क्रिप्शन में देखना, एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा। अब आपको गूगल फॉर्म पता ही होगा क्योंकि अभी आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो गूगल फॉर्म का लिंक होगा जिसको आप ओपन करोगे तो इसी चैप्टर के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अब आपको करना क्या है कि नोट्स में जो है, नोट्स का काम ही होता है कि जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाए वो सब शॉर्ट समराइज्ड वे में पढ़ाई जाए। तो आप नोट्स करने के बाद, लिखने के बाद एक बार नोट्स को पढ़ना, गो थ्रू जाना, एंड फिर उसके बाद एक बार अपना चैप्टर रीड आउट करना, ठीक है। और फिर उसके बाद उस गूगल फॉर्म को अटेम्प्ट करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ओपन करते ही आपका गूगल फॉर्म खुलेगा एंड उसको सबमिट करके अपना स्कोर देखना, ठीक है, कि आपको कितना आता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पर कैसी वीडियोज़ चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।